जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रंजित रॉय। डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 का जो क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था। 34 क्वेश्चन हम पिछले 2 वीडियो में कवर करा चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 54 तक चलेंगे आज। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि चूज़ द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज, यानी इन वाक्यों को चुनना है जिसका अर्थ एक जैसा हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस लिखा है कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि वह टहलने के लिए आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है। ठीक है, इस टू का मतलब आवश्यकता से अधिक होता है। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह टहलने के लिए आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, मतलब ये कि वो इतना कमज़ोर है कि वो टहल नहीं सकता है। तो देखिए उसके लिए ऑप्शन दिया है कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जी हाँ, आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन रिमूवल ऑफ टू चैप्टर का है, जिसमें हम टू को रिमूव करके सो का प्रयोग करते हैं और इस इन्फिनेटिव टू के बदले दैट का प्रयोग कर सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं और कैन नॉट, विल नॉट या डू नॉट, डज नॉट जोड़ करके वाक्य को बनाते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज़ द एंटोनिम। एंटोनिम आपको चुनना है ह्यूमिलिटी का। 1 मिनट। इस ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, तो इसका अपोजिट चुनना है हमें। यहाँ है पहला ऑप्शन रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है संकोच, और एक क्रिकेट मैच में भी रिवर्स शॉट हम खेलते हैं, यानी कि सीधे बैटिंग करके और जब घूम के मारते हैं तो उसको रिवर्स शॉट बोला जाता है। ठीक ना। और दूसरा है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। ठीक है, तो यही यानी कि इसका मतलब विनम्र है तो इसका उल्टा घमंड हो जाएगा, क्योंकि सबमिशन का मतलब होता है समर्पण, और ये मोडेस्टी है ना, इसका मतलब होता है विनम्रता। तो देखिए ये भी विनम्रता है और ये भी विनम्रता, तो ये तो सिनोनिम हो गया। बट हमें चाहिए क्या? एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम चाहिए तो यानी एरोगेंस यानी घमंड जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में है कि आई सॉ डैश वन आइड आउल, मतलब मैंने एक आंख वाला उल्लू देखा। पर्च्ड अपॉन ए ब्रांच, एक टहनी के ऊपर, एक शाखा के ऊपर हमने एक आंख वाले उल्लू को पर्च्ड यानी बैठते हुए देखा। तो यहाँ देखिए ए है, सॉरी 1 लिखा हुआ है, तो हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे कि या एन का। ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है और अक्सर लोग यहाँ गलती भी करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ ओ है तो ओ का मतलब ये वॉवेल्स है, तो हम यहाँ पे एन लगा दें। ठीक ना, 1 मिनट। तो अगर हम एन लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आप ए एन का प्रयोग लेटर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि साउंड के अकॉर्डिंग आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। सही आंसर ए होगा, न कि एन होगा। ए, क्योंकि यहाँ पे 1 को अगर हम लिखेंगे 1, देखिए तो ये व जो है ये व किसका आ रहा है, यानी यरल अव का अक्षर में व आता है, जबकि हमको वॉवेल के लिए क्या चाहिए, ए से अ तक होना चाहिए, यानी कि इसका साउंड वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हुआ तभी इसका प्रयोग हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। आइए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक सही वर्ड को चुनना है, 3 वर्ड इसमें गलत है। लिखा है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन में एस होता है जो कि इसमें नहीं है। प्रिजम्पशन, जी हाँ यही सही आंसर होगा। प्रिजम्पशन का मतलब होता है
पूर्वानुमान, यानी जो हम पहले किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, यानी कि उसको हम संभावना के रूप में भी हम उसे बोल सकते हैं, संभावना या पूर्वानुमान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 39 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। इसका आपको एंटोनिम चुनना है, यानी कि विलोम शब्द। तो सीज का मतलब क्या होता है? बंद होना या कोई चीज़ खराब हो जाना। हम अक्सर बोलते हैं ना कि मोटरसाइकिल का इंजन जब खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इंजन खराब हो गया है ना, सीज हो गया। तो सीज का मतलब कोई चीज़ बंद हो जाना, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जारी रहना। तो यही इसका एंटोनिम होगा। बाकी स्टॉल का मतलब तो ऐसे दुकान भी होता है, रोक लगाना भी होता है, और कंक्लूड का मतलब किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना या समाप्त करना। कट का मतलब काटना या छटना, इस सेंस में होता है। तो इसका सही आंसर होगा कंटिन्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि कैप्टन अहाब ruined हिमसेल्फ, यानी कैप्टन अहाब ने अपने आप को बर्बाद कर दिया। डैश द ग्रेट वाइट वेल, वेल मछली का यहाँ बात हो रहा है, सफ़ेद वेल मछली के, एक बड़ी सफ़ेद मछली की क्या चीज़ में उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए टर्म ऑफ का मतलब होता है कि के हिसाब से, और परस्यूट का मतलब होता है कि तलाश में या किसी चीज़ का पीछा करते करते, और इन लाइट ऑफ का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो जाएगा के बावजूद। तो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है कि बड़ी वेल मछली की तलाश में, खोज में उसने अपने आप को, कप्तान अहाब ने अपने आप को क्या कर दिया? ruined कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया। तो ये बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि द नेबरिंग नेशन का मतलब होता है पड़ोसी देश। थ्रो आउट का मतलब होगा के दौरान। निगोशिएशंस, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में जब बातचीत चलती है ना, उसी को नेगोशिएशंस बोलते हैं। ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर वार्तालाप यानी बातचीत। द बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर का मतलब सीमा, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, यानी कि सीमा के ऊपर जो विवाद हो रहा है उसके ऊपर जो वार्ता हो रही है दो देश के बीच में, उस दौरान दोनों देश किस तरह से पेश आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब खुलेआम एकदम एक दूसरे के प्रति वो बिहेव कर रहे हैं, या स्ट्रेच या लगातार व्यवहार कर रहे हैं, या एट डेगर्स ड्रॉन। जी हाँ, एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन, ठीक ना। तो बताइए कि अगर बॉर्डर का झगड़ा है तो दोनों जो नेबरिंग नेशंस है, पड़ोसी जो देश हैं, वहाँ वो जो देश एक दूसरे के प्रति क्या कट्टर दुश्मनी की भावना को व्यक्त करेंगे ना। और एट लेंथ का मतलब होता है अंततः या आखिरकार। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। आइए 42 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में है, 1 मिनट, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस, यानी आपको नेगेटिव सेंटेंस इसमें आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है। तो देखिए द लायन किल्ड द हाइना पप, हाइना के बच्चे को शेर ने मार दिया, इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है। सी नेवर्स टेल लाइज, हाँ वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो नेवर जो है वो नेगेटिव वर्ड है। बाकी किसी में नॉट, नेवर नहीं है, यानी कि द फ्लड ruined द विलेज, यानी बाढ़ ने गाँव को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। द चीफ स्टोल द ज्वेलरी बॉक्स, थिप सॉरी, चोर ने ज्वेलरी बॉक्स, गहने के बॉक्स को क्या कर लिया? चुरा लिया। कहीं नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, और नेगेटिव सेंटेंस ही आपको पहचानना है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में है कि एट लीस्ट AI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ए स्टार्टअप। देखिए ये सेंटेंस जो है ना, ये पैसिव में है, आपको एक्टिव बनाना है। आप जरा पीछे का वीडियो याद कीजिएगा कि एक्टिव से पैसिव में बनाते समय हम बताए थे कि जब वर्ब का V2 फॉर्म हो ना, तो वाज वेयर का प्रयोग करके हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए वाज और डेवलप्ड थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो हमें इसको एक्टिव चुनना है। तो जब पैसिव में वॉज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म होगा तो एक्टिव में हमें क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 फॉर्म चाहिए। देखते हैं, यहाँ देखिए यानी तो एस है यानी कि V5 हो गया, डेवलप्स है, यहाँ ING है तो V4 हो गया, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ देखिए डेवलप्ड, यहाँ डेवलप्ड, तो यहाँ जो है ये V2 फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ के बाद ये देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो देखने में एकदम स्पेलिंग सब कुछ सही होता है, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि कब उनको V2 कहेंगे, कब वो V3 कहलाएंगे। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जब V2 का वो काम करेगा तो अपने पहले वो कोई वर्ब नहीं लेगा, और जब भी V3 का काम करेगा तो अपने पहले वर्ब लेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हैज़ दिया हुआ है, अतः सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन में आर्टिकल का क्वेश्चन है, लिखा है कि गोल्ड इज ए डैश मेटल, यानी कि सोना जो है एक प्रीसियस मेटल है, कीमती धातु है। तो ये धातु, एक धातु की बात हो रही है, एक कीमती है, तो यानी कि ए प्रीसियस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स को चूज करना है, यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह या फिर हम बोले कि नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का, तो इस चिन्ह को ध्यान में रख के सेंटेंस को ढूंढना है। देखिए वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए वेयर आर यू गोइंग अगर लिखा है आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें तो प्रश्न पूछा ही जा रहा है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे पंक्चुएशन में करेक्ट नहीं है, पंक्चुएशन नहीं है। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह दे दिया है, तो पंक्चुएशन के हिसाब से ये भी करेक्ट नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ भी डी नंबर ऑप्शन में भी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ सी नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि यहाँ पे एक पेंटिंग की खूबसूरती को व्यक्त किया जा रहा है, जिसको आश्चर्य के साथ व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए आश्चर्य का साथ व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क चिन्ह दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन जो है पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवर एंसेस्टर, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक जो हम लोग अभी पढ़े थे, यानी कि 45 तक जो क्वेश्चन था लगभग ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड था, लेकिन अब जो 46 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमें बुक से क्वेश्चन मिलेगा, यानी लिटरेचर का क्वेश्चन होगा। चलिए, तो लिटरेचर अगर आप पढ़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर, एक बात ध्यान रखिएगा कि आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज की जो बात है ना, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी का जो पहला चैप्टर पढ़े होंगे ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज इंजॉयड, आनंदित होते थे, यानी अपने आप को खुश करते थे, आनंदित करते थे, ट्रू होम रूल, घर के जो भी नियम कानून बनाए गए थे उसी में लोग अपने आप को खुश रखते थे, आनंदित। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे, फॉलोइंग देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपने एग्रीकल्चर यानी खेती गृहस्थी का जो पेशा है ना, उस पेशे में व्यस्त रहते थे, और उससे से वो अपने आप को खुश रखते थे। क्योंकि दूसरा ऑप्शन है कि इन्वेंटेड, क्या हमारे पूर्वज इन्वेंटेड आविष्कार करते थे मैसनरी चीज़ों का? बिल्कुल नहीं। या वो लग्जरियस लाइफ का एकदम एटमॉस्फेयर के अनुसार बहुत उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा वैगन्स, यानी कि इसका वो ज़्यादा आनंद लेते थे, लग्जरियस लाइफ का, विलासपूर्ण जीवन का, ऐसा कुछ नहीं था उस चैप्टर में। और चौथा जो ऑप्शन है कि दे लर्न फ्रॉम एंशियंट ग्रीक एंड रोम, या रोम और ग्रीक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि गांधी जी तो मना कर रहे हैं कि हमें पश्चिमी देशों का नकल नहीं करना है, अगर हम नकल करते हैं तो ये हमारे देश की बर्बादी होगी। ठीक है,
और ये भी ध्यान रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो आप पढ़े हैं वो एक ऐसे है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी चैप्टर का दिया हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। करें अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार सभ्यता जो है क्या है, तो सभ्यता सिविलाइजेशन ए मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह आचरण है विच पॉइंट्स आउट जो दिखाता है टू मैन व्यक्ति को द पाथ ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य को सही रास्ते को दिखाता है सभ्यता। बिल्कुल हाँ, सभ्यता से ही हम अपने कार्यों को सही रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में गांधी जी बिल्कुल विरोध कर रहे हैं मटेरियल कंफर्ट्स वर्शिप, भौतिकवाद की जो पूजा जो आज कर रहे हैं लोग, भौतिक चीज़ों के पीछे जो पागल हो रहे हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं गांधी जी। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि गांधी जी बिलीव दैट, गांधी जी ये विश्वास करते थे कि हमें ना, यानी कि हमें यूरोपियन जो देश हैं उनका कॉपी, उनके सभ्यता का नकल नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी सभ्यता का नकल करते हैं, अगर हम उसका इंडेवर यानी कि प्रयास करते हैं, तो समझिए हमारी सभ्यता हमारी सभ्यता उड़ के बाद क्या होगा, तो ये बिल्कुल ये देश की, भारत की क्या होगी, र्यून, बर्बादी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, क्योंकि हम उसका नकल करेंगे तो ये भारत की प्रोग्रेस के लिए हेल्प नहीं मिलेगा, ना ही ये भारतीय लोगों के लिए इंस्पायर, ये प्रेरणा स्रोत बनेगा, और ना ही हम इससे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी चैप्टर का है, गांधी जी का जो चैप्टर था, एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा, ये इमेज, हाँ चलिए 1 मिनट, चलिए आ जाइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर का था कि विच मोटो, यानी कौन सा मोटो, कौन सा नारा डज गांधी जी वॉन्ट इंडियंस टू इनग्रेव ऑन देयर हार्ट्स, यानी गांधी जी का कहना है कि कौन सा वो नारा था जिस नारे से गांधी जी ने उनके हृदय में हमेशा के लिए उस चीज़ को बैठा दिया। और ये नारा एक पश्चिमी देश का एक वैज्ञानिक का दिया हुआ था, और उस चीज़ को गांधी जी ने भारत के लोगों के दिल में डाल दिया। वो क्या था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बिल्कुल नहीं, ये नारा नहीं था, ये मोटो नहीं था। लव कॉन्क्यूर्स ऑल, प्रेम सब कुछ जीत सकता है, बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने एक ही नारा लोगों के दिल में डाला था, प्लेन लिविंग, साधारण जीवन एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार उच्च सोच, यानी जीवन हम साधारण जिए लेकिन सोच हमारा उच्च होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि हमारा सोच बेहतर होना चाहिए। जीवन हम कितना भी सिंपल जिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम एकदम स्टैंडर्ड में जीवन जी रहे हैं, खूब बढ़िया एकदम ब्रांडेड सब कुछ पहन रहे हैं और अपने से बड़ों का सही इज्जत नहीं कर रहे हैं, सही सम्मान नहीं कर रहे हैं, और हम किसी के बारे में गलत ही सोच रहे हैं, तो ये हाई थिंकिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है कि ईट ड्रिंक एंड मेरी, यानी गांधी जी खाओ पियो और एकदम हंसमुख और खुश रहो, मस्ती में रहो, जी नहीं, नारा ये था। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर इन बातों को, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बस इतना ही अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर से लिया गया है जो गांधी जी ने लिखा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लिखे हैं ना, भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि राष्ट्रपति बनने का जब शपथ ले रहे थे, और शपथ लेते दौरान जो भाषण में उन्होंने जो बातें कही थी ना,
उस बातों में से उस सार कुछ संक्षिप्त बातों को इस चैप्टर में लिया गया है। तो उसमें ये बताया गया है कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले वो गवर्नर थे बिहार के गवर्नर थे, और उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने। चलिए, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अभी हम वही चीज़ बताए थे आपको कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध सर्जन थे या आर्किटेक्ट थे या एथलेटिक थे या एजुकेशनिस्ट थे। अब बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, आर्किटेक्ट थे या एथलेटिक थे या एजुकेशनिस्ट? जी हाँ, एजुकेशनिस्ट थे। वो एक शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षावादी थे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा मतलब बोलते समय थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का आदत बहुत पहले था, 5-6 साल पहले प्रैक्टिस किए थे 2-4-10 दिन, उसके बाद से वीडियो बनाना बंद कर दिए। ठीक ना, फिर रिदम में धीरे धीरे वो हम ठीक कर देंगे उस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी का डिमांड है कि लाइव यानी कि लाइव क्लासेज वो सब भी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, और कुछ लोगों का कहना है कि सर चेहरा नहीं दिखता है। देखिए, चेहरा देखने की क्या ज़रूरत है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। वो समय भी आएगा कि चेहरा भी दिखेगा आपको मेरा, और वैसे भी क्लासेज लेंगे। ठीक है, थोड़ा सेटअप वटअप करने के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत इज़ माई होम जो है वो एक एक्सट्रैक्ट यानी एक सार है, सारांश है, और वो सारांश किस चैप्टर से लिया गया है? तो मतलब कि वो सारांश क्या चीज़ का है, ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा का, या एक स्पीच? जी हाँ, जब भाषण दे रहे थे ना, उसी से इस चैप्टर में बातों को ली गई हैं। ठीक ना, वो मेमोआर नहीं था उनका, मतलब स्मृति लेख नहीं था, और ना ही बायोग्राफी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों में अंतर है। ये जीवनी होता है और ये अपनी जीवनी, ये दूसरों के बारे में भी आप लिख सकते हो, बायोग्राफी होता है। जो ऑटो माने अपना, अपने बारे में जो चीज़ लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी होता है। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में व्हाट आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन डिस्कसेज इन हिज स्पीच? यानी इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किन 2 मुख्य काम के एस्पेक्ट, पहलुओं को दिखाया? फिजिकल एंड मेंटल, मानसिक और शारीरिक, इस चीज़ के बारे में वो डिस्कस नहीं किए हैं। हिस्टोरियन एंड फ्यूचरिस्टिक, यानी कि भविष्य से संबंधित, इतिहास से संबंधित, या नेशनल और ग्लोबल, राष्ट्र और वैश्विक के बारे में? जी नहीं, वो 2 काम का उनका 2 पहलू बता रहे हैं कि एक काम हम इंडिविजुअल खुद के लिए करेंगे और दूसरा काम हम समाज के लिए करेंगे। यानी हर व्यक्ति अगर खुद के विकास के लिए काम करने लगा तो डेफिनेटली द डे विल कम ए सोसाइटी विल बी डेवलप्ड। एक समाज जरूर विकसित हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति खुद का विकास कर लेना तो समाज अपने आप विकसित हो सकता है। ये चीज़ बताया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। एक 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, यानी कि मनोहर मालगुणकर जो जीते थे, तीसरा चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सनब। ठीक ना, ए पिंच ऑफ सनब जो मनोहर मालगुणकर जी लिखे हैं वो क्या थे? मतलब कि वेल नोन, वो प्रसिद्ध थे और जाने जाते थे। ये उन चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन है उसी का ये क्वेश्चन है। वो एक पोएट और ड्रामाटिस्ट थे, एक कवि और एक नाटककार थे, या फिर एक कंपोजर रचयिता और एक म्यूजिशियन संगीतकार थे, या एक क्रिटिक और फिलोसफर, एक आलोचक या फिलोसफर दार्शनिक व्यक्ति थे, या एक नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक उपन्यासकार और संक्षिप्त कहानी के लेखक थे। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।